साल था 2018। रिसर्चर्स ने दो बहुत ही धुंधली और पफी गैलेक्सीज की खोज की। इनकी रिसर्च करने पर वैज्ञानिकों को पता चला कि इन गैलेक्सीज में डार्क मैटर कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा कम था, जो कि रिसर्चर्स के लिए बेहद ही मिस्टीरियस था और जिसे एक्सप्लेन करना उनके लिए बेहद ही मुश्किल, क्योंकि ये डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स के 80% मैटर को बनाता है और जिसे गैलेक्सीज की फॉर्मेशन के लिए एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट माना जाता है। लेकिन वहीं पर इन दोनों गैलेक्सीज में ये डार्क मैटर मौजूद ही नहीं था। तो आखिर इन दोनों गैलेक्सीज की फॉर्मेशन कैसे हो पाई और इस डार्क मैटर की पूरी मिस्ट्री क्या है, आइए जानते हैं। 1960 के दशक में एस्ट्रोनॉमर वीरा रूबिन्स इस चीज को लेकर श्योर थीं कि कोई मैसिव और इनविजिबल चीज एंड्रोमेडा गैलेक्सी के किनारों पर मौजूद सितारों को स्पेस में इधर उधर जाने से रोक रही थी, क्योंकि बिना उस अननोन फोर्स के वो सितारे एंड्रोमेडा से अलग होकर स्पेस में चारों ओर फैल जाते और ये चीज यूनिवर्स की मल्टीपल रोटेटिंग गैलेक्सीज की एज पर मौजूद सितारों के साथ होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस सब के पीछे डार्क मैटर का हाथ माना गया। इस डार्क मैटर के कॉन्सेप्ट का ओरिजिन वीरा सी रूबिन से पहले फ्रिट्ज ज्विकी नाम के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट से हुआ था। फ्रिट्ज ज्विकी ने 1939 में कॉमा क्लस्टर के मास के डिफरेंस को पहली बार नोट किया, जो कि उनके अनुसार इस क्लस्टर की कैलकुलेशन से इसका मास 400 गुना ज्यादा था। उन्होंने इसे एक्सप्लेन करते हुए कहा कि इस क्लस्टर में कोई इनविजिबल मैटर इंटरफेयर करते हुए उस एक्स्ट्रा मास को बना रहा है और उस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को भी जनरेट कर रहा है, जिससे ये पूरा क्लस्टर जुड़ा है। उस वक्त फ्रिट्ज ज्विकी ने इस इनविजिबल मैटर को डंकल मैट्री या कहे तो डार्क मैटर का नाम दिया था। वीरा सी रूबिन्स के उस काम को आज 50 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स इस डार्क मैटर को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं, जिसके उनके पास एक्चुअल रीजंस भी हैं। इस डार्क मैटर से जुड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लाइट को ना ही रिफ्लेक्ट और ना ही एमिट करता है और इसके साथ ही ये ऑर्डिनरी मैटर के साथ डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करता। हालांकि इसकी ग्रेविटी ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टार्स और गैलेक्सीज के बिहेवियर को अफेक्ट करती है। भले ही वैज्ञानिक इस डार्क मैटर को डायरेक्टली देख नहीं पाए, लेकिन इससे जुड़ी कई रिसर्चेस की गईं। वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी गैलेक्सी में सितारों की फॉर्मेशन को शुरू करने के लिए भी सफिशिएंट गैस को इकट्ठा करने में ये डार्क मैटर एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। लेकिन 2018 में एस्ट्रोनॉमर वैन डॉकुम ने एक गैलेक्सी NGC 1052 DF2 या शॉर्ट में कहे तो DF2 को खोजा, जिसकी स्टडी करने पर उन्होंने पाया कि इस गैलेक्सी में डार्क मैटर की अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम थी। हमारे पृथ्वी से 72 लाइट ईयर्स दूर एक काफी बड़ी इलिप्टिकल गैलेक्सी के करीब ये DF2 गैलेक्सी बहुत ही धुंधली और डार्क दिखाई दे रही थी और जो मैसिव मिस्टीरियस स्टार क्लस्टर से आ रही लाइट से भरी थी। इस गैलेक्सी के बारे में बताते हुए वैन कहते हैं कि इस गैलेक्सी की ये डिस्कवरी हमारे लिए भी काफी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि हमारे पास इसे एक्सप्लेन करने का कोई रास्ता ही नहीं था। इसके बाद उन्होंने इस गैलेक्सी की एग्जिस्टेंस के लिए थ्योरीज देना शुरू की और उनके कोलीग्स ने इस गैलेक्सी के कई कैरेक्टरिस्टिक्स को वेरीफाई किया। इसके बाद 2019 में उन्होंने इसी जैसी एक और गैलेक्सी देखने को मिली, जिसे उन्होंने DF4 नाम दिया। ये नई गैलेक्सी पहली गैलेक्सी से पूरी सिमिलर थी। ये गैलेक्सी भी काफी डिफ्यूज और धुंधली थी और इसमें भी पहली गैलेक्सी की तरह डार्क मैटर काफी ज्यादा कम था। इस तरह से ये दोनों गैलेक्सीज ही अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक थी, क्योंकि ये अपने आप की एक तरह की गैलेक्सीज थीं और जिनमें डार्क मैटर हद से ज्यादा कम था, जो इन दोनों गैलेक्सीज की एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठाता है कि आखिर इन स्ट्रेंज गैलेक्सीज की फॉर्मेशन ही कैसे हुई। इन गैलेक्सी से जुड़े इन सवालों और इनसे जुड़ी डिटेल्ड डेटा को कलेक्ट करने के लिए वैन और उनके कोलीग्स ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद ली, जिससे उन्होंने रियलाइज किया कि DF2 उनकी प्रीवियस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दूर थी और ये दोनों स्ट्रेंज गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाती जा रही थी। इसका मतलब ये भी है कि अगर हम इन दोनों गैलेक्सीज की मूवमेंट को रिवाइंड करें तो ये दोनों स्पेस में एक ही पॉइंट पर जाकर मिलेंगी। इसे देखते हुए उन्होंने थ्योराइज किया कि इन गैलेक्सीज का पास्ट में कोलिजन हुआ हो सकता है,
जब दो गैलेक्सीज स्पेस में एक दूसरे से टकराती हैं तो इनके डार्क मैटर में तो कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन इनकी गैस इस कोलिजन से काफी ज्यादा अफेक्ट होती है। ये गर्म और हाई प्रेशर रीजन में बदल जाती है, जहां पर DF2 और DF4 गैलेक्सी के जैसे मैसिव स्टार क्लस्टर्स की फॉर्मेशन होती है। इस तरह के कोलिजन की सिमुलेशन ने यही सुजेस्ट किया कि इस कोलिजन की शुरुआत में ही वो गैस का हाई प्रेशर रीजन कई बिलियन सालों में टूटते हुए फैल गया होगा और पीछे धुंधली, फ्लफी और डार्क मैटर से डेफिशिएंट गैलेक्सीज को छोड़ता जाएगा। वहीं पर जब वैन और उनके कोलीग्स ने NGC 1052 ग्रुप की डीप फील्ड इमेजेस की ऑब्जर्वेशन की तो उन्होंने इसमें 11 गैलेक्सीज को खोजा, जिसमें DF2 और DF4 गैलेक्सी भी शामिल थे। वैन कहते हैं कि ये दोनों गैलेक्सीज भी एक कोलिजन से ही फॉर्म हुई होंगी, लेकिन इसकी कंफर्मेशन करना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होगा क्योंकि ये गैलेक्सीज बहुत ज्यादा धुंधली हैं और इनकी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन करना हमारे लिए काफी टफ होगा। हालांकि अभी भी इन दोनों गैलेक्सीज से जुड़े कई सवालों के जवाब हमें नहीं मिले, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये उन डार्क मैटर से डेफिशिएंट गैलेक्सीज की फॉर्मेशन और एवोल्यूशन से जुड़ी सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकती है। इस कोलिजन थ्योरी को कंफर्म करने में अभी काफी टाइम लग सकता है, लेकिन वैन कहते हैं कि उनके पास इसे जल्दी कंफर्म और टेस्ट करने के लिए प्रेडिक्शंस हैं। एग्जाम्पल के लिए वो DF4 गैलेक्सी के स्टेलर क्लस्टर्स को स्टडी करना चाहते हैं और उनकी एज को DF2 गैलेक्सी के क्लस्टर की एज के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। अगर इनकी ये एज मैच होती है तो ये यही सुजेस्ट करेगा कि इनका ओरिजिन एक जगह और एक ही वक्त पर हुआ था। वो इस डेब्रीज ट्रायल की अदर गैलेक्सीज पर हबल स्पेस टेलीस्कोप को एम करेंगे ताकि वो ये जान पाएं कि क्या इन गैलेक्सीज में भी स्ट्रेंज स्टार क्लस्टर्स हैं, और उनकी ऑब्जर्वेशन से वो ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या वो एक ही स्ट्रक्चर का हिस्सा थे। इसके अलावा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और नेक्स्ट जनरेशन ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप द्वारा स्टडी किए जाने और इससे जुड़ी नई चीजों को जानने के लिए अभी हमें वेट करना होगा। खैर, आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।